नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कानून जागरूकता संबंधी इस विशेष कार्यक्रम में। हम आज बात करेंगे एक ज्वलंत विषय पे, वेश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया है, जिसमें उसने कहा है कि वेश्यावृत्ति यानी सेक्स वर्क ये जो है इलीगल नहीं है, ये एक पेशा है, प्रोफेशन है। इस पेशे को अपनाने वाले जो सेक्स वर्क का पेशा अपनाते हैं अपनी मर्जी से, उन्हें सम्मानीय जीवन जीने का पूरा हक है। ऐसे में उसने पुलिस से भी कहा है कि वो ऐसे सेक्स वर्कर के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई न करे। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार व तमाम राज्य सरकारों समेत पुलिस को कुछ दिशा निर्देश भी दिए हैं। इस अंतरिम आदेश का आधार क्या है, इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं, इसी का हम आज विश्लेषण करेंगे। मैं आपको बता दूं, वेश्यावृत्ति कोई नई चीज नहीं है, ये प्राचीन काल से चली आ रही है और फिलहाल तो इंडिया में कई देशों में तो ये लीगल भी है। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंत में। इंडिया में तो पिछले कई वर्षों से इसे लाइसेंस्ड करने का भी, मतलब इसका लाइसेंस दिया जाए, ऐसी भी मांग उठ रही है। कुछ इसमें और बातें हैं, मैं 2 लाइन और जोड़ूंगा कि आप सेक्स वर्क तो कर सकते हैं लेकिन उसकी पब्लिसिटी नहीं कर सकते हैं। आप कोई वेश्यालय नहीं चला सकते हैं। आप कोई इसमें बीच का जो कथित दलाल होते हैं, दलाली नहीं कर सकते हैं। तो कई सारे पॉइंट्स हैं, उसी का हम आज विश्लेषण करेंगे। और आज हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अतुल त्यागी, वरिष्ठ अधिवक्ता। त्यागी जी, स्वागत है आपका। तो जैसा कि मैं बता रहा था, शीर्ष अदालत ने जो आदेश दिया है, अंतरिम आदेश इसे हालांकि कहा जा रहा है, तो इसका आधार क्या है, पूरा का पूरा एक विश्लेषण हम अभी दर्शकों के सामने करेंगे। तो आप इस पे शुरुआत कीजिए। रोहित जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, ग्रेनो न्यूज़ को भी धन्यवाद कि आप बराबर ज्वलंत विषयों को उठाने का बीड़ा उठाए हुए हैं। ये आनंद का एक महत्वपूर्ण एक पॉइंट है किसी अधिवक्ता के लिए कि सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए किसी निष्कर्ष या किसी आदेश के बारे में एक व्याख्या करें दर्शकों को समझाने के लिए। मैं आपसे सबसे पहले ये स्पष्टीकरण देना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह एक आदेश के तौर पर नहीं, बल्कि एक टिप्पणी या आप इसे कहें कि एक स्पष्टीकरण दिया है। ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं। ऑब्जर्वेशन एक स्पष्टीकरण है जो कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी इस बात को एम्फेसाइज कर चुका है कि वेश्यावृत्ति क्या है, उसका क्या स्टेटस है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑब्जर्व किया कि आदेशों के बावजूद भी, हाई कोर्ट्स के आदेशों के और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी, जो किसी व्यक्ति, एक महिला जो वेश्यावृत्ति में इन्वॉल्व है, उसकी डिग्निटी का पालन नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर ये जो एक टिप्पणी ऑब्जर्वेशन आया, वो है एक सख्त लहजे में आया कि गवर्नमेंट को उन्होंने इंडिकेट किया और कहा कि पुलिस शुड नाइदर इंटरफेयर नॉर टेक क्रिमिनल एक्शन अगेंस्ट एडल्ट एंड कंसेंटिंग सेक्स वर्कर्स। तो इस वर्ड प्रोस्टिट्यूट को उन्होंने सबसे पहले तो रिप्लेस किया हुआ है एज सेक्स वर्कर। और जहाँ पर कि एक वेश्यावृत्ति जिसको आप कहते हैं, या इसको आप कहते हैं कि कोई वेश्या के पास गया, तो उसको उन्होंने संज्ञा दी कंसेंटिंग सेक्सुअल एक्ट। तो अब यहाँ कहने में, बात को की व्याख्या करने में काफ़ी फ़र्क है, यानी कि बात में कहीं पर वो डिग्निटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बदलते हुए समाज में आप भी देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है। कहाँ मैरिजेस एक सेक्रामेंट के तौर पर हमारे देश में होती रही हैं, ख़ास तौर से हिंदू समाज में इसे एक सेक्रामेंट, इसे एक धार्मिक एक कर्तव्य माना जाता है। और अब लिविंग इन सेक्स भी ऑलरेडी एक्सेप्ट हो चुका है, और उसमें भी जो तलाक और डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड, घरेलू हिंसा से रिलेटेड जो धाराएं हैं, वह लगने लगी हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक दिशा निर्धारित कर दी जिसमें कि कंसेंटिंग एडल्ट्स साथ में रह सकते हैं विवाह से पूर्व,
डिसाइड कर सकते हैं विवाह करना या डिसाइड कर सकते हैं विवाह ना करना। उसी के आगे कहीं ना कहीं पर अगर आप देखें तो तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स जजमेंट्स आ रहे हैं वो दिशा निर्देश कर रहे हैं कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 राइट टू इक्वलिटी एंड राइट टू लिव, यानी कि इन दोनों खास आर्टिकल्स जो एक फंडामेंटल राइट्स हैं, बेसिक राइट्स हैं, उनको उनकी महत्ता को और उनको प्रिजर्व करने की पॉइंट ऑफ व्यू से ही व्याख्याएं उनके ऑर्डर्स में आ रही हैं। अगर आप देखें तो जो बैकग्राउंड में एक पैनल 2011 में ऑलरेडी बन चुका था इस बारे में कि इस सेक्स वर्कर के स्टेटस को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, और उसकी रिकमेंडेशन 2016 में आई। सेंटर ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। क्या इम्प्लीमेंट नहीं किया? ये रिकमेंडेशन आई थी कि ये जो सेक्सुअल एक्ट हैं जिसमें कि कोई एक जिसके आप प्रोस्टिट्यूशन कहते हैं उसको उन्होंने कहा कि ये सेक्सुअल वर्कर्स हैं और अपने जीविका के लिए उन्हें अपने शरीर को इस्तेमाल करने का पूर्ण हक है, उनको डिग्निटी दी जाए क्योंकि वो अपने कंसेंट के साथ में इसमें आप पैसा विनिमय कर सकते हैं। उसमें पैसा विनिमय करना या न करना उस व्यक्ति के ऊपर है जो अपने शरीर का इस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। यानी कि पैसा आप देखेंगे विनिमय कहाँ होता है? जहाँ एक प्रोफेशन होता है। तो सुप्रीम कोर्ट तो ये कहता है कि सेक्सुअल एक्टिविटी बाय द सेक्सुअल वर्कर हु इज एडल्ट वो एक प्रोफेशन है, तो नेचुरली उसमें पैसे का लेन देन होने को भी परमिशन है। तो सेंटर ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। अब इसमें क्या हुआ कि जो पुलिस है वहां तक सुप्रीम कोर्ट की भावनाएं पुलिस थानों तक पहुंचती नहीं है। ऐसा तो अक्सर हमने देखा हिंदुस्तान के कोने कोने में जो मुफस्सिल टाउन है और तहसील है, पुलिस थानों तक वह सुप्रीम कोर्ट की भावना उस तरह से नहीं पहुंच पाती। और ब्रॉथल हाउसेज या प्रोस्टिट्यूशन हाउसेज तो फेमस रहे हैं पुलिस की रेड्स के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह कहा कि यह प्रोफेशन अपने आप में इलीगल नहीं है, बल्कि जो लोग इस प्रोफेशन को चलाने के लिए ब्रॉथल हाउसेस खोलते हैं। ब्रॉथल हाउस में बता दूं दर्शकों में यानी वेश्यालय, जो वेश्यालय आपने बिल्कुल सही कहा, या ऐसी जगह तय करते हैं जहां पर कि इस तरह के वर्क को किया जा सके, यानी कि वो फैसिलिटेटर बनते हैं, मध्यस्थ बनते हैं और वह इस तरह के वर्क को बढ़ाने में सहयोग करते हैं। तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल माना है और उस तरह के उनके कार्यों को इलीगल माना है। अच्छा, जो होटल्स हुआ, गेस्ट हाउस हुआ, ये सब अभी क्या इलीगल की कैटेगरी में आएगा? बिल्कुल इलीगल है। जहां पर भी कोई कंसेंटिंग सेक्स वर्कर इस तरह की कार्रवाई एक समूह के रूप में किसी के माध्यम की वजह से कर रहा है तो जगह कोई भी हो वह इलीगल है। अब बात यह है कि सिर्फ वह छुटा हुआ है जो कंसेंटिंग एडल्ट सेक्स वर्कर है, वह इलीगलिटी से बाहर है। तो देखिए यहाँ पर एक बड़ा एक संजीदा और बहुत ही बारीक एक फर्क सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि भाई अगर वो कंसेंट है दे रहा है और वो एडल्ट है तो किसी भी एडल्ट को सेक्स करने की आज़ादी है। तो उसको उन्होंने आर्टिकल 14 के तहत राइट टू इक्वलिटी नॉर्मल पब्लिक के साथ उनकी भी अपनी लाइफ है। और ये समझा भी गया जब पैनल ने रिपोर्ट दी तो रिपोर्ट ये आई कि 85% विवश महिलाएं इस प्रोफेशन को करने के लिए वो है मजबूर हैं। तो सामाजिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट बहुत से दिशा निर्देश बहुत से मसलों में दे चुका है, जहां पर कि कई बार सरकार ने जो काम करना था वह सुप्रीम कोर्ट ने या तो किया या करवाया। तो इसमें क्या क्या उन्होंने महत्वपूर्ण बिंदु है जो आदेश में दिशा निर्देश में दिया, उसके बारे में बताएं। मैं आपको वह भी बताऊंगा, लेकिन एक जरूरी होगा कि अगर आप थोड़ा सा पीछे चलें, आप प्राचीन भारत में भी अगर चलें तो देवदासी एक प्रथा हुआ करती थी, ओल्डेस्ट प्रोफेशन देवदासी। और यह देवदासी जो प्रथा थी बाकायदा इस तरह की महिलाओं को मंदिरों में ले जाया जाता था और वो मंदिरों की पार्ट हो जाती थी और मंदिरों में उनकी भगवान के साथ में एक रिलेशनशिप क्रिएट की जाती थी।
और उनको हमने देवदासी कहा, जो कि बेसिकली नगर वधू के रूप में भी कभी कभी उनको पेश किया गया चंद्रगुप्त मौर्य और उसके बाद एंशिएंट इंडिया। अगर आप प्राचीन भारत के इतिहास को देखें तो एक नगर वधू भी होती थी। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में नगर वधू की महिमा का काफ़ी मंडन किया है। और अगर आप इसको सरलता से बात को सोचें तो कहीं ना कहीं पर सेक्स को सुप्रीम कोर्ट ने भी और पीछे से भी उन्होंने जो इतिहास लिया उसको एक बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट माना और उसको मानते हुए उसको रिकॉग्निशन देने की कोशिश की है, क्योंकि यह एक रिक्वायरमेंट है जो कि शायद बहुत सी जगह पर जरूरी है, या उस विध्वंस को जो कि घरों में हो सकता है कई बार, उसको बचाने में और लोगों की अपनी एस्पिरेशंस और उनकी फिजिकल जो रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करने में नगर वधू का एक बहुत ही अहम रोल हुआ करता था। तो ये इसको कभी भी प्रोस्टिट्यूशन को, जिसको हमने एक वर्ड प्रोस्टिट्यूट अब दे दिया, उसको एक सम्मान के साथ ही पुराने समय में नाम दिया गया था और उसको कभी भी एक नीची नज़र से या गलत नज़र से नहीं देखा गया। अभी बहुत रिसेंटली आपने एक मूवी देखी थी गंगूबाई। उस गंगूबाई एक बेहद बेहतरीन चित्रण है समाज में किस तरह से महिलाओं का शोषण होता रहा है, किस तरीके से उनको एक अलग दर्जे के अंदर, एक अलग कोठरी में या एक अलग मोहल्ले के अंदर कैद कर लिया गया। और जब गंगूबाई ने उन बच्चों को जो कि इन महिलाओं से पैदा होते हैं उनके एजुकेशन के हक के लिए स्कूल में जाकर प्रिंसिपल से बात की, वह एक बहुत ही भावनात्मक चित्रण है। और मैं समझता हूं कि वह काफ़ी बड़ी कमेंट्री इस बात पर कर गया है कि समाज के एक हिस्से को आप अलग नहीं रख सकते, उसको आपको सामाजिक मान्यता देनी होगी। अगर आप थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन पर चलें तो आर्टिकल 23(1) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि जो ट्रैफिकिंग है, जिसमें आप कहते हैं कि किसी बच्चे को या किसी लड़की को एक जगह से दूसरी जगह पर स्थापित करना, विस्थापित करना, उसको ट्रैफिकिंग कहते हैं। तो वैश्यावृत्ति के लिए या भीख के लिए यह ट्रैफिकिंग मना है, प्रोहिबिटेड है। लेकिन अब यह कैसे पता चले कि ये जो ट्रैफिकिंग है या ये मनमर्जी से है? तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कंसेंटिंग सेक्स वर्कर एडल्ट हैं उनको ये प्रोटेक्शन है। लेकिन अगर बच्चा पाया जाता है जो कि या तो किसी उस महिला का है जो सेक्स वर्कर की तरह हैसियत से काम कर रही है, या वह बच्चा कहीं अलग से आ गया है, तो उसके बारे में जानकारी करने का पुलिस को पूरा हक है, लेकिन कंसेंटिंग सेक्स वर्कर को बिना परेशान किए हुए। तो यहाँ देखिए बहुत ही एक महीन सी लाइन है जिसको समझने के लिए लॉ एजेंसीज को थोड़ा ज़्यादा मेहनत और वर्क करना पड़ेगा। अदरवाइज होता क्या है कि जब रेड पड़ती है तो सभी को डंडे के जोर पर इकट्ठा करके गाड़ी में बिठाया जाता है। अब मौके से जो अरेस्टिंग होती है सेक्स वर्कर्स की भी, तो क्या वो अब नहीं होगी? जी, यही सुप्रीम कोर्ट की भावना है कि आप किसी भी सेक्स वर्कर जो कंसेंट देकर एडल्ट है उसको आप अरेस्ट नहीं करेंगे, उनके कार्य में आप इंटरफेयर नहीं करेंगे। और मैं आज भी समझता हूँ अधिवक्ता होने के नाते और पुलिस की कार्रवाई को बहुत ध्यान से देखने के बाद कि अभी भी इस ऑर्डर को समझने में कम से कम पुलिस को तो समय लगेगा ही। इससे जुड़ा ही प्रश्न या कुछ लोग जानना चाह रहे होंगे जी, जो ग्राहक बन के जाते हैं वहाँ, उनके लिए क्या है? जी, तो जो ग्राहक बन के जाते हैं अगर वो कंसेंट के साथ में सेक्स एक्टिविटी कर रहे हैं उस महिला के साथ, तब तो वो बचे हुए हैं। और अगर कहीं महिला ने कहा कि ये कंसेंट इनके लिए नहीं है और यह जबरदस्ती उसका दोहन कर रहे हैं या एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो वह अरेस्ट होने के लिए तैयार रहेंगे। यानी कि चीज जो और संचालक है वो जेल जाएगा। संचालक को कोई परमिशन नहीं है कि वो किसी भी तरीके का संचालन करे। ये तो उस महिला को ही राइट मिला हुआ है कि वह अपना बचाव रखे, यह कहते हुए कि यह उसकी मर्जी है। क्योंकि आप सेक्स को एक टैबू के रूप में या एक रेस्ट्रिक्टेड प्रैक्टिस के रूप में अब देखना बंद कर दे। सेक्स एक रिक्वायरमेंट है, शारीरिक बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है, ऐसा इस टिप्पणी से जाहिर होता है और उसको सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज कर रही है। अब यहाँ पर बात आती है कि इस तरह के जजमेंट तो पहले भी आ चुके हैं, सिर्फ यही है कि हम लोगों का ध्यान नहीं जाता है या हमारी सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं जाता है। एक बुद्धदेव वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, इसमें 2011 में ये जजमेंट आ चुका है कि जो सेक्स वर्कर्स हैं उनकी डिग्निटी का पूरा ख्याल किया जाए।
अब डिग्निटी क्या है भाई? डिग्निटी यही है कि जो उसका डिसीजन है उसकी आप रेस्पेक्ट करें, आप उसको ये ना समझें अगर वो कहीं मार्केट जाती है, कहीं पर वो प्रोफेशन कुछ और भी दूसरा करना चाहती है, या कहीं पर वो अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाती है, तो उसे सेक्स वर्कर के नाम पर उसे दोयम दर्जे का ट्रीटमेंट ना दिया जाए। अगस्त 2019 में कोलकाता हाई कोर्ट ने फिर कहा ये जो इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1956 है, इसमें कोई भी सेक्स वर्कर अरेस्ट नहीं होगा जब तक कि ये एविडेंस ना मिल जाए कि उसके पीछे एक पूरा संगठित एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें बहुत से लोग हैं जो या तो कंसेंट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और संगठनात्मक रूप से उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और कोई दलाल या कोई एक ग्रुप उसके पीछे संचालन में है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने सितंबर 2020 में ये कहा कि 3 सेक्स वर्कर्स को पुलिस ने जेल पहुंचा दिया। इमीडिएट ऑर्डर आया कि उनको तुरंत छोड़िए, क्योंकि वो करेक्शनल हाउसेज में जा सकती हैं, और अगर वो ये कहती हैं कि उन्होंने ये सेक्स एक्टिविटी अपनी मर्जी से की है तो उन्हें तुरंत छोड़ दिया जाए। इसमें सारा जो ख्याल है वो यही है कि एक तो उनका राइट टू इक्वलिटी मेंटेन्ड है, दूसरा उन्हें अपने जीने का तरीका और अपने जीने का हक बराबर मिला हुआ है। यह है आर्टिकल 21। तो ये 2 आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और इन्हीं के तहत हम देखते हैं कि बहुत ही सारे जो आज के सामाजिक परिवर्तन के लिए जो जजमेंट्स आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, इन दोनों आर्टिकल्स को अफेक्ट करते हुए इनके तहत ही आ रहे हैं। तो आप इसके अलावा आप इसमें और कोई क्लैरिफिकेशन पूछना चाहें तो मैं दे सकता हूं। फिलहाल तो मैं यही कहूँगा कि ये एक क्रिमिनल ऑफेंस अब नहीं रह गया है किसी भी सूरत में। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, इनमें सभी में पुलिस को बेहद अख्तियार थे। आपने सुना होगा कामठीपुरा, बुधवार पेट, इस तरह के बॉम्बे में, पुणे में, कोई शहर हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है जहां पर कि यह रेड लाइट एरिया जिन्हें बोलते हैं वो मौजूद नहीं है। और कभी ये रिकॉग्नाइज इसलिए हुए थे कि जब ब्रिटिश फौजें थीं या मिलिट्री के बहुत लोगों को फिजिकल एक्टिविटी के लिए इंडिपेंडेंट छोड़ना और उसके बाद लड़ाई के लिए तैयार करने में, इसमें एक बहुत बड़ा अहम किरदार था इन रेड लाइट एरियाज़ का। और जैसा कि आपने एक बीच में बात कही कि कई जगह कई देशों में ये लाइसेंस्ड है, हाँ यस, जहाँ उन देशों ने महसूस किया कि यह कार्य नहीं रुक सकता है तो वहाँ पर उन्होंने उसको लाइसेंस देना ही उचित समझा। जी मैं बता दूं दर्शकों, जर्मनी, फ्रांस, ग्रीस, तुर्की, ब्रिटेन, स्पेन, मैक्सिको, ब्राज़ील, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और अमेरिका के नेवाडा प्रांत को छोड़कर हर जगह जो ये सेक्स वर्क है वो लीगल है बाकायदा वहाँ पे। तो यहाँ इन देशों में तो आप पंजीकरण करा के ये एक्टिविटी, ये पेशा, आप ये प्रोफेशन कर सकते हैं। और जर्मनी में तो इसमें बाकायदा आपको, जैसे हमारा पैन कार्ड है, उसका पैन कार्ड जो वहाँ का है वो लेके टैक्स भी जमा करना पड़ सकता है। और बहुत जगह तो गवर्नमेंट जो है वेश्यालय का संचालन भी करती है। तो इंडिया में फिलहाल जो है इसको लेके भी मांगे उठ रही हैं, जैसे इस पे लाइसेंस किया जाए। क्या आपको लगता है कि वो अब उचित होगा या वो समय आ गया है? वो देखिए, वो समय इसलिए आता हुआ प्रतीत होता है कि हमारी सर्वोच्च न्यायालय ने अभी पीछे 2 साल पहले ट्रांसजेंडर्स को, LGBTs को, लेस्बियंस को जिस तरह के राइट्स दिए वह भी आर्टिकल 14 और 21 के तहत ही दिए। उन्होंने कहा कि इनको पूरा हक है, वो गे हैं, अगर वो मैरिज करते हैं सेम सेक्स के लोग तो उनको करने की परमिशन है। तो जहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने मान्यताओं को तोड़ते हुए इतना बड़ा कदम उठाया जो कभी ट्रांसजेंडर समाज में उम्मीद नहीं थी, वहाँ मैं समझता हूँ कि वो दिन दूर नहीं है जहाँ पर कि उनकी क्लियर कट और बहुत ही साफ और स्पष्ट व्याख्या है कि भाई सेक्स वर्कर्स को एक डिग्निटी प्रोवाइड की जाए और उनके बच्चों को उनको सेपरेट ना किया जाए। पहले तो ये होता था कि बच्चे को पकड़कर उनको जुवेनाइल हाउस में, जुवेनाइल सेंटर्स में, करेक्शनल हाउसेज में पहुंचा दिया जाता था। अब ये स्पष्ट व्याख्या है कि बच्चे को किसी तरह का दंड नहीं मिलना चाहिए। और फिर से मैं एक बात बोल देता हूं कि ये वॉलंटरी सेक्स वर्क ये इलीगल नहीं है, जबकि रनिंग द ब्रोथल इज इलीगल। इसमें 2-3 चीज और है एडवोकेट त्यागी।
एक उस पर आप भी रोशनी डालिए। जैसे पब्लिसिटी, आप पब्लिसिटी नहीं कर सकते हैं, आप अपना फोन नंबर पब्लिक नहीं कर सकते हैं। जैसे आप जैसे एडवोकेट देखते हैं या कोई डॉक्टर है, वो अपना एडवर्टीजमेंट देता है, तो इस खास प्रोफेशन में, सेक्स वर्क में, आप कोई एडवर्टीजमेंट नहीं दे सकते हैं। आपने अब रोक दिया कि आप होटल में नहीं ये कर सकते हैं, आप कहीं इसको जी पब्लिक प्लेस है वहां नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप करें क्या? तो कहीं ना कहीं ये कुछ विरोधाभास नहीं दिखता है? पेशा भी आप बता रहे हैं और फिर आप इसी पब्लिसिटी ऐड भी नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग इसके अंदर वाकया बताता हूँ। आपने कहा एडवोकेट के बारे में, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से पूरी पाबंदी है कि कोई भी एडवोकेट अपना एडवर्टीजमेंट ना करे, वो क्लाइंट्स को सॉलिसिट ना करे, वो क्लाइंट्स को इन्फ्लुएंस ना करे। तो हमारी पोजीशन वही है जो कि आज सेक्स वर्कर्स के चलिए वो हो गया, लेकिन अन्य प्रोफेशंस में आप देखते होंगे जो डॉक्टर्स है, देखिए डॉक्टर्स के लैब चलाता है, देखिए डॉक्टर्स के केस में यस वो सब और भी कई प्रोफेशन है, प्रोफेशन को पूरी इजाजत है। लेकिन कहीं पर आप देखिए, अगर उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने लीगल प्रोफेशन मानते हुए अगर यह रोक लगाई है, तो इसके पीछे एक भावना को समझिए। भावना कहीं ना कहीं पर यह है कि यह जो विधिक कार्य है, यह समाज के लिए एक बड़ी सेवा है, और सेवा को एडवर्टीजमेंट ना करके सेवा की जाए। इसी तरीके से उन्होंने ये सेक्स वर्कर्स के केस में पहले तो ये देखा कि कहाँ तो इतनी पाबंदियाँ थीं, कहाँ तो इसको एक बड़े ही नीचे स्तर पर देखा जाता था और एक कुठारक हादसा किया जाता था कि भाई ये बहुत ही गंदा काम है, कहाँ हम उसको लाके रख रहे हैं अभी डिग्निटी वाले प्रोफाइल में। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बीच का रास्ता लिया है, किसी तरह का एडवर्टीजमेंट इसलिए ना हो क्योंकि संचालक लोग एडवर्टीजमेंट कर कर शायद होटल ना चलाएं बल्कि यह कार्य करना शुरू कर दें। तो यहाँ पर उन्होंने भरोसा रखा है सेक्स वर्कर के ऊपर। अगर सेक्स वर्कर ये समझती हैं कि यह उनके लिए जरूरी है, और या अपनी मनमर्जी से या अपने प्रोफेशन के लिए या अपने मनोरंजन के लिए भी अगर उन्हें लगता है, तो वो नेचुरली वो कहीं ना कहीं पर उनका संबंध किसी से बनेगा ही, और वो बना लेंगी, या अपने घर में बुलाएंगी या वो किसी के घर जाएंगी। लेकिन वह एक हाउस ना बने, एक सेंटर ना बने, एक ऐसी कार्रवाई का एक अड्डा ना बने जिसको कि फिर हम वहीं प्रोस्टिट्यूशन या ब्रॉथल हाउस बोलना शुरू करें। तो इसीलिए उन्होंने लोगों के जुड़ाव को मना किया है। देखिए पति पत्नी सेक्स करते हैं तो इस नाते करते हैं कि एक रिश्ता है, तो उसमें कोई तीसरा व्यक्ति तो नहीं आता। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट इस एक्टिविटी में किसी तीसरे व्यक्ति का संलिप्त होने को मंजूर नहीं कर रही है। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो वर्ड यूज किया हुआ है सेक्स वर्कर, मतलब कौन सेक्स वर्कर? जो बालिग हैं, जो मैच्योर्ड हैं। नाबालिग के लिए फिर क्या कानून लागू होगा? देखिए नाबालिग के लिए यह बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। जो नाबालिग है, जैसे कि देखिए नाबालिग शादी भी नहीं कर सकता, नाबालिग की शादी वॉइड मानी जाती है। तो नाबालिग को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने सेक्सुअल राइट्स का इस्तेमाल करे समाज में जाकर किसी के साथ भी। तो उसके लिए फिर करेक्शनल हाउसेज हैं। अगर नाबालिग पाया गया, ऐसी संलिप्तता पाई गई, तो उसको जुवेनाइल सेंटर्स में भेजा जाएगा और उसको वार्निंग दी जाएगी। देखिए क्रिमिनल एक्टिविटी तो उसके खिलाफ की नहीं जाती है। आपको मालूम है 7 साल से नीचे की उम्र में अगर कोई ऑफेंस भी हो जाता है तो उस बच्चे के साथ में लीनियंसी दिखाई जाती है। लेकिन बड़ी बात क्लियर है कि नाबालिग को ये राइट्स नहीं मिले हुए हैं, इसके लिए बालिग होना आवश्यक है। कुछ सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को निर्देश दिया है मेडिको के लिए, मेडिकल असिस्टेंस भी वो प्रोवाइड करा जी। उन्होंने ये देखा कि इस तरह की जो बेहद ज़्यादा संलिप्तता रहती है सेक्सुअल एक्टिविटी में, तो ये हो सकता है कि वेनरल डिजीज़ हो जाएं, और अगर ऐसा होता है तो रोक तो सकते नहीं है, लेकिन उनको कानूनी तौर पर डिग्निटी देने के लिए, उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि उनको राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, उस नज़रिए से गवर्नमेंट उनको मेडिकल सहायता दे, उनके बराबर शारीरिक परीक्षण करवाए और यह देखे कि वो बीमारी उन्हें भी ना सताए और उनसे कहीं और भी ना फैले। तो एक बेनिवोलेंट और उदारवादी स्वरूप लेते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले को पूरे को देखा है। और जब ये फाइनल ऑर्डर आएगा तो आप देखिएगा यह एक चमत्कारी ऑर्डर होगा, गवर्नमेंट को मानना ही होगा।
जी हाँ, ये चमत्कारी ऑर्डर होगा और इसी पे हम विश्लेषण कर रहे थे। बेसिकली जो वेश्यावृत्ति हमारे समाज में अच्छा नहीं माना जाता, इसे हेय दृष्टि से देखा जाता है। जैसा कि एडवोकेट अतुल त्यागी बता रहे थे कि 2M दर्जा हम उन्हें मार्केट में आए या कहीं भी, अगर वो कहेगी मैं सेक्स वर्क भी साइड में करती हूँ और वो कोई और भी प्रोफेशन में आना चाहे तो उसे वो नौकरी नहीं दी जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि कोई भी इस पेशे को कोई बालिग अपनी मर्जी से अपनाता है तो उसे सम्मान से जीने का पूरा हक है। विषय बहुत बड़ा है, चर्चा का कोई अंत नहीं है और आगे भी चर्चा होती रहेगी। जैसे जैसे कोर्ट में इसमें कुछ अपडेट आएगा हम फिर इस मुद्दे पे, जैसे ही कोई कोर्ट से कुछ और इसके संबंध में कुछ ऑब्जर्वेशन, कोई टिप्पणी या कुछ भी आएगा उसमें हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। एडवोकेट त्यागी आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमें जानकारी दी, दर्शकों को जानकारी दी, इसका बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को आप देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। कोई भी लीगल से संबंधित आपकी कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी आपकी क्वेरी है, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल के उसको आप अपने क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं। उसका जवाब आपको तत्काल हमारे सीनियर एडवोकेट अतुल त्यागी जी के द्वारा दिया जाएगा। और आप किन विषयों पे और लीगल मतलब जो हम लीगल अवेयरनेस जो प्रोग्राम बनाते हैं, किन विषयों पे आप चाहते हैं कि हम वो प्रोग्राम पेश करें, उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में वो पोस्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।